अब देखते हैं कि बेसिक फिजिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती है हमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में ओनली 10% केसेस में हमें सिस्टोलिक थ्रिल सुनाई देता है जो पल्मनरी एरिया में मिलता है। अगर थ्रिल बहुत प्रेमिनेंट हो तो हमें सोचना है कि साथ में एसोसिएटेड पल्मनरी स्टेनोसिस भी हो सकता है। नॉर्मली ओनली 10% केसेस में ही सिस्टोलिक थ्रिल मिलता है एएससी में, जो भी पल्मनरी एरिया में मिलता है। इसके अलावा प्रोमिनेंट लेफ्ट पेरिस्टर्नल लिफ्ट मिल सकता है। वाइड एंड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड मिल सकता है जो डायग्नोस्टिक हॉलमार्क है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का। साथ साथ इसमें लाउड P2 भी मिल सकता है। फिक्स्ड इसलिए कहते हैं हम इस स्प्लिट को क्योंकि वो चेंज नहीं करता है रेस्पिरेशन के साथ, इसलिए वो वाइड और फिक्स स्प्लिट में देखने को मिलता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। इसके अलावा और भी फाइंडिंग्स होता है, जैसे पेशेंट को मिड सिस्टोलिक इजेक्शन पल्मोनरी मर्मर मिलता है पल्मोनरी एरिया में, जो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 इंटेंसिटी का होता है। और क्यों होता है? बिकॉज उसमें फ्लो होता है, इंक्रीज फ्लो होता है अक्रॉस द नॉर्मल साइज पल्मोनरी वेल्व, और ये बेस्ट ऑडिबल मर्मर होता है सेकंड और लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में। और एक चीज और है, इसमें जो मर्मर होता है डिफेक्ट के अलॉन्ग, जहां भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है वहां उसकी वजह से कोई भी मर्मर नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रेशर ग्रेडिएंट बहुत लो होता है बिटवीन द टू एट्रिया, इसलिए कोई भी मर्मर अलॉन्ग द डिफेक्ट नहीं सुनाई देता है। इसके अलावा एक मर्मर और मिलता है जिसे कहते हैं मिड डायस्टोलिक फ्लो मर्मर, वो ट्राइकस्पिड वेल्व के एरिया में मिलता है, और इसके साथ साथ इसमें राइट साइडेड एस्ट्रो भी सुनाई देता है, जो ऑडिबल होता है हमें सुनाई देता है लोअर लेफ्ट पेरिस्टर्नल रीजन में। इसके अलावा अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन में डेवलप हो जाए तो ये ऑस्कल्टेटिव फाइंडिंग्स चेंज हो सकती है, जैसे अगर किसी को आइजनमेंगर सिंड्रोम हो जाए। इसके बाद एक चीज और याद रखना है, जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस इज द क्लोजेस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब देखते हैं कि अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा तो उसमें सिस्टोलिक थ्रिल होता है पल्मोनरी एरिया में, इसके अलावा सॉफ्ट P2 होता है, और लेफ्ट पेरिस्टर्नल हीव भी मिलता है पल्मोनरी स्टेनोसिस में। अब देखते हैं कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का केस मिल जाए। तो सबसे पहले हमने एक्सरे करना है। एक्सरे में क्या देखने को मिलता है? प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी मिलता है। इसमें क्या होता है कि प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी में बिग पल्मोनरी आर्टरी सेगमेंट देखने को मिलता है, और उसको हम ट्रेस कर सकते हैं डायफ्राम तक। और साथ में एंड ऑन व्यू में क्या होता है कि जूसी पल्मोनरी आर्टरी होता है जो व्हाइट डॉट की तरह अपीयर होती है एंड ऑन व्यू में। इसके अलावा पल्मोनरी प्लीथोरा भी देखने को मिलता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में हाइपोप्लास्टिक एओर्टिक नक्कल रहता है, माइल्ड टू मॉडरेट कार्डियोमेगाली रहती है, प्रोमिनेंट राइट एट्रियम रहता है और राइट वेंट्रिकल रहता है। ईसीजी में हमें राइट एक्सिस डिविएशन 85% केसेस में देखने को मिलता है। इसके अलावा लेफ्ट एक्सिस डिविएशन अगर ऑस्टियम प्राइमम टाइप का एएसटी हो। इसके अलावा 10% केसेस में एक्सिस नॉर्मल रहता है। इसके अलावा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी देखने को मिलता है, जो पार्शियल हो सकता है या कंप्लीट हो सकता है। अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी मिलता है, अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक मिल रहा है तो वो किसमें मिलता है? ऑस्टियम प्राइमम टाइप में। इसके अलावा लार्ज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है? प्रोलॉन्गेशन होता है पीआर इंटरवल का। कार्डियक कैथेटराइजेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इको जो है वो डायग्नोस्टिक रहता है, इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें हमें साइज और डिफेक्ट का पता चलता है, और साथ में साइज ऑफ चैम्बर्स का भी पता चलता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। अब मैनेजमेंट बात की करें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, मेडिकल मैनेजमेंट होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट देनी है, अरिथमिया कंट्रोल करना है, हार्ट फेलियर ट्रीट करना है, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी ट्रीट करना है, हालांकि ये रेयर होता है। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है कि इसमें अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज तक क्या होता है, एएसडी जो होता है स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 5 ईयर है और उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और उनमें सिग्निफिकेंट शंट है, और उसमें हमने देखा पल्मोनरी टू सिस्टमिक फ्लो रेशो होती है, अगर वो 1.5:1 रेशो में है, उससे ज़्यादा रेशो है, तो वो बेस्ट कैंडिडेट रहते हैं सर्जरी के लिए। और डिफेक्ट को कैसे रिपेयर करना है? बाय डाइक्रोन पैच लगा के या फिर डायरेक्ट सूचर भी कर सकते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को। तो ये इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट थी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की। तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का। अगर हम एक्सक्लूड कर दें बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व को, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो कॉमनेस्ट कार्डियक मालफॉर्मेशन है, जो 1 in 500 लाइव बर्थ में हो रहा है। और ये 30% जितने भी ऑल दी कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स में ये 30% अकाउंट करता है बाय वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये आइसोलेशन में हो सकता है या फिर अदर कार्डियक मालफॉर्मेशन के साथ भी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का एसोसिएशन देखा गया। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एक एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जिसमें एक डिफेक्ट आता है वेंट्रिकुलर सेप्टम में, जिसकी वजह से शंटिंग होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्रॉम हाई प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से लो प्रेशर राइट वेंट्रिकल में। अब जो ये पल्मोनरी ब्लड फ्लो बिकम्स वेरी लार्ज, जब बहुत ज़्यादा पल्मोनरी ब्लड फ्लो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो उससे क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो शंट था वो रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा था वो राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा, जिसे हम आइजनमेंगर सिंड्रोम या आइजनमेंगर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और जब आइजनमेंगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसमें पेशेंट को सेंट्रल साइनोसिस आना शुरू हो जाता है। और जितने भी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं ये वेरी कर सकते हैं हमारे साइज में, शेप में और नंबर में। और ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है वो मेम्ब्रेनस पार्ट में हो सकता है सेप्टम के, या फिर मस्कुलर पोर्शन जो भी सेप्टम का होता है उसमें भी हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। हालांकि पेरीमेम्ब्रेनस डिफेक्ट जो होता है वो मोस्ट कॉमन है 80% केसेस में। इसके अलावा जो डिफेक्ट होते हैं वो सुप्रा क्रिस्टल भी हो सकते हैं, जिसे हम सब पल्मोनी कहते हैं, या फिर इंफ्रा क्रिस्टल भी हो सकते हैं, जिसे सब एओर्टिक या फिर बिहाइंड द ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का। अब देखते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल फाइंडिंग्स मिलती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में। तो जो अपेक्स बीट होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में वो हाइपरडायनेमिक होता है। इसमें एक सिस्टोलिक थ्रिल पैल्पेबल मिलती है लेफ्ट पेरिस्टर्नल रीजन में। इसके अलावा लेफ्ट पेरिस्टर्नल लिफ्ट या हीव भी हम फेल्ट कर सकते हैं। S1 और S2 इसमें यूजुअली मास्क कर दिया जाता है मरमर द्वारा। और इसका जो मरमर होता है बीएसटी का ये टिपिकली रफ होता है और पैन सिस्टोलिक या होलो सिस्टोलिक होता है, जिसको हम बेस्ट सुन सकते हैं लेफ्ट थर्ड या फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में क्लोज टू द स्टर्नम। और ये जो मरमर होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का, ये रेडिएट करता है ऑल ओवर द प्रीकॉर्डियम। इसमें एक मिड डायस्टोलिक फ्लो मरमर भी सुनाई देता है जो अक्रॉस द मिट्रल वेल्व में सुनाई देगा, या फिर कभी कभी अपेक्स में भी सुनाई देता है अगर लार्ज बीएसटी हो। अब देखते हैं कि जो स्मॉल बीएसटी होते हैं उसे हम मालाडाई डी रोजर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये वेरी ऑफन रूटीन एग्जामिनेशन में ही मिलता है स्मॉल बीएसटी। ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है या फिर स्मॉल हीमोडायनेमिकली इनसिग्निफिकेंट बीएसटीज होते हैं। यहाँ पे थ्रिल और पेनसिस्टोलिक मरमर बहुत प्रोमिनेंट होते हैं स्मॉल बीएसटीज में। इसके अलावा मेजॉरिटी 90% केस में स्मॉल बीएसटी स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाते हैं, जैसे ही पेशेंट 10 ईयर की एज में बच्चा पहुंचता है तो ये खुद ही क्लोज हो जाता है स्मॉल बीएसटी। इसके अलावा मॉडरेट बीएसटी होते हैं। मॉडरेट बीएसटी के जो पेशेंट होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास फटीग के साथ, डिस्निया के साथ और पल्मोनरी इन्फेक्शंस के साथ। इसमें कार्डिक साइज एनलार्ज हो जाता है बिकॉज इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसके अलावा इनमें पैल्पेबल सिस्टोलिक थ्रिल एंड पैन सिस्टोलिक मरमर भी देखने को मिलते हैं जो रेडिएट करते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द चेस्ट। इसके अलावा लार्ज बीएसटी जो पेशेंट्स होते हैं बच्चे होते हैं ये यूजुअली प्रेजेंट करते हैं कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में एट 1 ईयर ऑफ एज। एट 9 to 10 ईयर ऑफ एज ये बच्चे आइजनमेंगर कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं, जिसमें पेशेंट को सेंट्रल साइनोसिस आना शुरू हो जाता है। और लार्ज बीएसटी में कार्डिक एनलार्जमेंट भी होती है।
और यूजली लार्ज वीएसडी में थ्रिल नहीं मिलता है और मर्मर भी इतना ज़्यादा रफ नहीं होता है। अब देखते हैं कि क्या क्या साइन है जो सिग्निफाई करते हैं कि वीएसडी क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग वीएसडी के साइन। इसमें क्या होता है कि होलो सिस्टोलिक मर्मर जो सुनाई दे रहा था वो शॉर्टर हो जाता है, सॉफ्टर हो जाता है और ग्रेजुअली वो डिसअपीयर भी हो जाता है होलो सिस्टोलिक मर्मर। तो ये एक साइन है क्लोजिंग वीएसडी का। अब चेस्ट एक्स-रे में देखते हैं क्या मिलता है वीएसडी में। इसमें एनलार्जमेंट होती है लेफ्ट एट्रिया की और लेफ्ट वेंट्रिकल की, अलॉन्ग विद पल्मोनरी प्लीथोरा भी देखने को मिलता है। ईसीजी में बाइवेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी देखने को मिलती है अगर लार्ज डिफेक्ट्स हो। स्मॉल वीएसडी में कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं आती चेस्ट एक्स-रे में या ईसीजी में। इको अगर कराएंगे तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा साइट ऑफ डिफेक्ट, साइज ऑफ डिफेक्ट और हीमोडायनामिक रिजल्ट ऑफ वीएसडी का कोई भी हीमोडायनामिक इफेक्ट अगर है तो वो भी हमें इको से पता चल जाएगा। अब मैनेजमेंट क्या होती है वीएसडी की। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट देना है अगेंस्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और कंजस्टिव कार्डिक फेलियर के हमें ट्रीटमेंट देना है। इसके बाद सर्जिकल क्लोजर कर सकते हैं अगर मॉडरेट या लार्ज वेंट्रिकोसेप्टल डिफेक्ट है। सर्जरी कैसे करनी है, बाय डेक्रोन पैच या बाय डायरेक्ट सूचनिंग करके भी हम कर सकते हैं। और ये सर्जरी बिफोर 2 ईयर्स की एज से पहले परफॉर्म करनी चाहिए या बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होने से पहले हम सर्जरी करना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट है वेंट्रिकोसेप्टल डिफेक्ट का।